सो बिजनेस स्टडी के फोर्थ चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब होता क्या है। इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है अंडर विच वन पार्टी एन इंश्योरेंस कंपनी agrees in return of consideration insurance premium to pay an agreed sum of money to another party insured to make good for a loss, damage, or injury to something of value in which the insured has financial interest as a result of some uncertain event। यानी कि यहाँ पे बता रहे हैं कि इंश्योरेंस जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज़ के बीच में। पहली पार्टी जो कि इंश्योरेंस करती है जो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, जिसे हम इंश्योरर बोलते हैं, और दूसरा जो इंश्योरेंस खुद अपने लिए करवाता है, जिसे हम इंश्योर्ड बोलते हैं। ये दो पार्टी हैं, ये दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके बदले जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको कुछ प्रीमियम पे करना होता है इंश्योरेंस कंपनी को। अपनी किसी भी गुड्स या फिर किसी भी एसेट्स के लिए वो क्या कर सकता है, इंश्योरेंस ले सकता है। यहाँ तक कि अपनी लाइफ के लिए भी वो इंश्योरेंस ले सकता है, जिसकी वजह से इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना होता है। और जो कोई भी डैमेज या फिर कोई भी इंजरी होती है तो उसके बदले यहाँ पर उसके बदले क्या मिलता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं वो देखने चल रहे हैं यहाँ पर, कौन कौन से इसके सिद्धांत हैं। जिसके अंदर सबसे पहला है अटमोस्ट गुड फेथ। इंश्योरेंस contracts are based upon mutual trust and confidence between the insured and the insurer and insured। यानी यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी होती हैं वो और जो इंश्योर्ड पर्सन होता है, इसके बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट या फिर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बेस्ड होता है म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पर। किसके बीच में, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। It is a condition of every insurance contract that both the parties, that is insurer and the insured, must disclose every material fact and information related to insurance contract to each other। यानी यहाँ पर सभी को हर चीज़ क्लियर करनी होती है कि जो इंश्योरर है वो किस चीज़ का इंश्योरेंस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं, कितना मिलता है पैसा रिटर्न में, मतलब हर चीज़ क्लियर करनी चाहिए। और जो इंश्योर्ड पर्सन है उसे भी अपनी एसेट्स के बारे में या फिर जिस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस ले रहा है, उन सभी चीज़ को प्रॉपर तरीके से उसे भी क्लियर करना होता है इंश्योरर को। यानी दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए और म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए दोनों के ऊपर। अगर कोई एक भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है तो आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इट मीन्स सम पेक्युनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक पेक्युनरी इंटरेस्ट होना चाहिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। यानी अगर कोई भी इनके बीच में समझ लीजिए पर्टिकुलर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो इंश्योरेंस होगा ही नहीं। यानी अगर कोई पार्टी किसी एसेट्स नहीं है उसके पास इंश्योरेंस लेने के लिए, या लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले रहा है, वो कोई गुड्स नहीं है, और अगर ये उसके बदले कुछ पे भी नहीं करती है, इन दोनों किसी चीज़ का कोई इंटरेस्ट नहीं है बीच में, तो क्या होगा, ये इंश्योरेंस नहीं होगा। इसलिए क्या होना चाहिए, पेक्युनरी इंटरेस्ट होना चाहिए। द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, दैट इज़ लाइफ और प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट्स, कोई गुड्स या लाइफ का मतलब इंश्योरेंस वहाँ होना चाहिए। लाइफ और प्रॉपर्टी इंश्योर्ड विल हैव टू इनकर लॉस ड्यू टू दिस डैमेज एंड इंश्योर्ड विल बी बेनिफिटेड इफ़ फुल सिक्योरिटी इज़ बीइंग प्रोवाइडेड। यानी यहाँ पर उसने जितनी सिक्योरिटी के बेस पर प्रीमियम पे करा होगा, जितनी सिक्योरिटी उसने ली होगी उसके बेस पर उसे पूरा सम वापस मिल जाएगा। अ बिजनेसमैन हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज हाफ स्टॉक, हिज ओन लाइफ एंड दैट ऑफ हिज वाइफ, चिल्ड्रन एट्सेट्रा। जैसे कोई एक बिजनेसमैन है तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या हो सकता है, उसके घर या फिर उसके स्टॉक्स, उसकी खुद की लाइफ, वाइफ या चिल्ड्रन एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो सकता है। तो इस तरह से ये अभी हमने दो प्रिंसिपल्स पढ़े
ठीक है, इंश्योरेंस के नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का इंडेमनिटी। इंडेमनिटी Principle of indemnity applies to all contracts except the contract of life insurance because estimation regarding loss of life cannot be made। यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है ये सभी चीज़ों के ऊपर अप्लाई हो सकता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि लाइफ में किसी का कितना लॉस हुआ है, उसकी लाइफ की क्या वैल्यू थी, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है। The objective of contract of insurance is to compensate to the insured for the actual loss he has incurred. These contracts provide security from loss and no profit can be made out of these contracts। यानी जो इंश्योरेंस होते हैं ये क्या होते हैं, किसी को प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं कराए जाते, बल्कि अगर किसी को कोई लॉस हो जाता है तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है। वरना कौन चाहेगा कि किसी के ट्रक का एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, किसी का अर्थक्वेक में घर टूट जाए, किसी की लाइफ खतरे में आ जाए, कोई चाहेगा नहीं ऐसा। तो इसलिए क्या होता है, ये किसी को बस सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, उसको लॉस ना हो जाए, उसको कोई मतलब कि प्रॉब्लम ना हो जाए। ऐसा नहीं कि वहाँ प्रॉफिट कमाने के लिए ही इसको किया जाता है। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमेट कॉज। The insurance company will compensate for the loss incurred by the insured due to reason mentioned in the insurance policy. But if losses are incurred due to reasons not mentioned in insurance policy, then principle of proximate cause or the nearest cause is followed। जैसे मान लीजिए आपने कोई इंश्योरेंस कराया है और उसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि अगर इस केस में आपकी कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज होती है, आपके एसेट्स पे कोई खतरा आता है, आपकी लाइफ पे कोई खतरा आता है, तो अगर ये वाले केसेस होंगे तो हम उसमें आपको एक सम ऑफ अमाउंट आपको पे कर देंगे, जिससे आपको जो भी लॉस हुआ है वो कंपनसेट हो जाए। लेकिन जो जिस वजह से आपकी वो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, आपकी एसेट्स ख़राब हुई है, वो उसके अंदर नहीं लिखा था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जिस भी स्थिति में मतलब वो ख़राब हो गया है, जैसे मान लीजिए कि उसमें कोई भी भूकंप आने का जिक्र नहीं था, यानी अर्थक्वेक आने का कोई जिक्र नहीं था, ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से मतलब आपके कोई भी प्रॉपर्टी या एसेट्स डैमेज हो गई, तो ना उसका नियरेस्ट कॉज ढूंढा जाएगा। जैसे कि उसके अंदर लिखा था कोई भी जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, तो उसके नियरेस्ट जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी ना, उसके बेस पे फिर आपको वहाँ पर कंपनसेट किया जाएगा। उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमेट कॉज। एग्जैक्टली अगर वही चीज़ नहीं हुई है आपके साथ, उसके आसपास की कौन सी चीज़ हुई है, उसके बेस पे फिर उसको देखा जाता है। अगला है सब्रोगेशन। द प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विच आर contracts of indemnity as per the principle when any insurance company compensates the insured for loss of any of this property, then all rights related to this property automatically get transferred to insurance company। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई आपका बिजनेस है जिसके अंदर आपके ट्रक में मान लीजिए बॉटल्स, आप बॉटल सप्लाई करते हो, ठीक है, जो है पेप्सी, कोक, इन सब की जो बॉटल होती हैं, आप उन बॉटल्स को क्या करते हैं, ग्लास वाली बॉटल्स को सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आपने उसके ऊपर इंश्योरेंस ले रखा है, अचानक से आपके ट्रक का एक्सीडेंट होता है और वो सारी बॉटल्स, मतलब ट्रक पलटता है और सारी बॉटल्स टूट जाती है, कुछ बॉटल उसके अंदर सही भी रह जाती हैं। अब आपने उसके ऊपर इंश्योरेंस ले रखा था, आपको सारा पैसा मिल गया, और जो ट्रक आपका पलटा था उसके अंदर जितना सारा मटेरियल ख़राब हुआ है, उन सारे मटेरियल पे अब इंश्योरेंस कंपनी का हक होगा, क्योंकि आपको तो उसका सारा पैसा मिल गया है जो आपने इंश्योरेंस कराया था। अब उस जो जो भी डैमेज प्रॉपर्टी है आपकी, जो बचा हुआ है, वो सब भी आप ले लोगे और इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लोगे, आपको तो डबल बेनिफिट हो जाएगा। इसलिए उस पर सब पे अब किसका राइट होगा, इंश्योरेंस कंपनी का। अब वो उसको हाफ रेट में बेचे, किसी तरीके से स्केल करे, उसे यूज़ करे, अब वो सब इंश्योरेंस कंपनी देखती है, उसको बोलते हैं सब्रोगेशन। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन। According to this principle, if a person has taken more than one insurance policy of the same risk, then all the insurer will contribute the amount of loss in proportion to the amount insured by each of them and compensate for the actual amount of loss because he has no right to recover more than
द फुल अमाउंट ऑफ हिज एक्चुअल लॉस। जैसे मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया और उसकी वैल्यू है आपकी गाड़ी की मान लीजिए 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए आपकी गाड़ी की वैल्यू है। तो आपने 5 लाख का इंश्योरेंस ए कंपनी से कराया और 5 लाख का इंश्योरेंस बी कंपनी से करवा लिया अपनी गाड़ी के लिए। यानी 2 कंपनियों से आपने अपनी अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लिया। अब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो आप ए कंपनी के पास गए तो उन्होंने जांच पड़ताल की, तो इस इंक्वायरी में उन्हें पता चला कि आपने एक और कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ए और बी कंपनी ये दोनों आपस में मिलकर 2.5 लाख 2.5 लाख करके आपको 5 लाख रुपए देंगे। यानी आपको 5-5 लाख रुपए दोनों कंपनी नहीं देगी, क्योंकि आपकी जो वैल्यू, जो मटेरियल या फिर जो भी आपकी एसेट्स हैं उसकी जो वैल्यू है, आप उससे ज़्यादा पैसा रिकवर नहीं कर सकते इंश्योरेंस कंपनी से। ऐसे तो आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। इसलिए कंपनी क्या करती है, दोनों कंपनीज मिलकर आपस में कंट्रीब्यूट करके तब जाके उसको इंश्योर्ड पर्सन को प्रोवाइड कराती हैं जो भी अमाउंट होता है। और नेक्स्ट है मिटिगेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस और डैमेज टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, अदरवाइज द क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी मे बी लॉस्ट। जैसे मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर मान लीजिए तेजाब का काम होता है या फायर वर्क होता है कुछ उसके अंदर। अब आपने इंश्योरेंस तो ले रखा है, लेकिन आप बहुत ही केयरलेस होकर अपनी फैक्ट्री को यूज़ कर रहे हैं, फैक्ट्री को चला रहे हैं, वहाँ लेबर भी सही से ध्यान नहीं दे रही हैं, आप भी उस पर प्रॉपर तरीके से एक्शन नहीं ले रहे हो और आग लगने के बिल्कुल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वहाँ पर। तो आपको क्या करना होगा, जितना ज़्यादा हो सके आप लॉस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश कीजिए वहाँ पर। अदरवाइज़ जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको पैसे नहीं देगी। वो कहेगी देखिए आप तो खुद आपने अपने आप को खतरे में डाला हुआ है। बिल्कुल अपने आप को खुद खतरे में डालोगे तो इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए थोड़ी आपको पैसा देगी। आप तो जानबूझ के अपनी फैक्ट्री में आग लगा रहे हो। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने लॉस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।